जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरु में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों को, जो कि अगली परीक्षाओं में भी रिपीट किए जा सकते हैं। क्योंकि हर परीक्षा में पैटर्न वही रहता है, सवाल का डेटा केवल चेंज रहता है। तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। उस श्रृंखला के क्रम में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न उन्होंने दिया है, एक निश्चित कूट में NaP को MZO के रूप में कूटबद्ध किया गया है। NaP को MZO के रूप में कूटबद्ध किया गया है। इसी प्रकार से स्नीज को SNEEZE को किस रूप में कोड किया जाए। हमें इस बात की आवश्यकता है कि ये NaP जो है वो किस प्रकार से इनका परिवर्तन करके MZO किया गया है, किस प्रकार से MZO किया गया है। तो हमने कहा n की कोडिंग क्या होती है भाई, n का नंबरिंग कितना होता है, आपने कहा 14 होता है। 14 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो आया 13, जो कि m की नंबरिंग होती है। एक की नंबरिंग होती है 1। अब ध्यान समझिएगा, उसको हम 1 कहेंगे, जरूरत पड़ने पर हम उसको 27 कहेंगे। क्यों? क्योंकि A से लेके Z तक जब हम चलते हैं तो उसके बाद 26 अक्षर होते हैं। 26 अल्फाबेट के बाद जब A शुरू होता है तो जरूरत के हिसाब से हम उसको 27वां अक्षर भी कहते हैं। B शुरू होता है तो हम कहते हैं 28वां अक्षर है वो। C जब आता है तो हम कहते हैं 29वां अक्षर है। उसी प्रकार से A जो है यहाँ पे 27वां अक्षर है और 27 करते हैं तो आता है माइनस हमने किया तो आ गया 15वां अक्षर, जिसे कहते हैं O। इसका तात्पर्य है कि इन्होंने पहले वाला जो कोडिंग किया हुआ है वो -1 करते हुए किया है। तो हम यहाँ देखेंगे स्नीज में क्या हुआ है। आपने कहा S की कोडिंग कितनी होती है, S की होती है 19 और 19 से 1 कम किया 18, 18 का मतलब R। N का नंबरिंग कितना होता है 14, 14 में से 1 कम किया 13, 13 का मतलब M। E की होती है 5, 5 में से 1 माइनस किया 4 और 4 का मतलब होता है D। फिर E आ गया, इसका फिर D हो जाएगा। Z का होता है 26, 26 से 1 कम किया हो जाएगा 25, और 25 का मतलब Y। उसी प्रकार से फिर आगे दिया है E, और E का मतलब है 5, और 5 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 4, और 4 हो गया तो हमारा आंसर हो गया RMDDYD, RMDDYD। और ये आंसर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न, इन प्रश्नों को हल करते समय परीक्षा में ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमारा ऑप्शन RMDD आ गया, RMDD, पूरे प्रश्न को हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे RMDD जिसमें दिख रहा है, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी ऑप्शन नंबर बी में RN आ गया, डी को पहले ही काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी में RMD के बाद F आ गया, डी काट देंगे। और ऑप्शन नंबर डी में RQ आ गया, RM की जगह RQ आ गया, इसलिए पहले काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हम हल करते हैं तो होता क्या है, पूरे प्रश्न को न हल करके केवल और केवल जो है कि ऑप्शन के हिसाब से हम मैच करते हैं और जल्दी हम हल करते जाते हैं। बात समझ में आ गई हो तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, नीचे कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। कथनों के आधार पर हमें निष्कर्ष भी दिए गए हैं। उस कथनों के आधार पर ही हमको निष्कर्षों की गणना करनी है कि वो निष्कर्ष सही है या फिर गलत है। इन सवालों को हम सिलोलिन के सवाल बोलते हैं। सिलोगिज्म हालांकि होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सिलोलिन होता है। हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन के सवाल होते हैं। न्याय निगमन के सवाल को ध्यान से समझेंगे। कुछ चम्मचे ग्लासें, तो मैंने कहा ये हैं चम्मचे। इन चम्मचों में से कुछ चम्मच जो है वो ग्लास हो गए। सभी टेढ़ी चम्मच है, आपने कहा इसका मतलब जो टेढ़ी है वो चम्मच के अंतर्गत आ गए, चम्मच के अंतर्गत आ गए। इसका मतलब सभी टेढ़ी चम्मच है, और कुछ चम्मच जो है वो क्या है, ग्लासे हैं। निष्कर्ष संख्या 1 क्या दे रहे हैं, कुछ टेढ़ी ग्लासे हैं। तो ग्लास, चूंकि सभी टेढ़ी चम्मचे हैं, सभी टेढ़ी क्या है, चम्मचे हैं, लेकिन कुछ ग्लास टेढ़ी है कि नहीं है, यह पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ टेढ़ी के ग्लास होने की संभावना है। कैसे है, ध्यान देखिएगा। यह फिगर एक प्रकार से और बनेगा। कैसे बनेगा, जो कि ग्लास है, हैं, कुछ सभी टेढ़ी चम्मचे हैं,
और कुछ चमचे जो हैं वो ग्लास हैं, तो आपने कहा चम्मचों को लेते हुए और टेढ़ी को लेते हुए हम ग्लास के अंतर्गत रखेंगे, तो हमने कहा एक फिगर ऐसे बनेगा। और फिर यहाँ से एक संभावना बनेगा कि कुछ टेढ़ी ग्लास, तो कुछ टेढ़ी ग्लास होने की संभावना कहते हैं तो सत्य था, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कुछ टेढ़ी ग्लास है, तो इसलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले निष्कर्ष चलते हैं, कह रहे हैं कुछ ग्लासें टेढ़ी हैं। जब कुछ टेढ़ी ग्लासें नहीं हैं तो कुछ ग्लासें भी टेढ़ी नहीं होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न तो निष्कर्ष एक पालन करता है और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं नीचे एक आकृति दी गई है, उसको फोल्ड किया गया है, फोल्ड करने के बाद उसमें होल किया गया है। अब उस होल को ध्यान समझेंगे, इसको कहते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में होता क्या है, इन्होंने ध्यान से देखिएगा, तिर्यक आधार पर एक बार पेज को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद ध्यान से देखिएगा एक बार फिर इन्होंने जो है कि किनारे से इन्होंने पेपर को मोड़ करके फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार से आकृति दिखाई दे रही है, वहां पे इन्होंने ब्लैक ब्लैक दो होल कर दिए। इनको होल समझिए या तो फिर इनको मार्क समझिए। जब होल कर दिया, होल करने के बाद इनका कहना है कि हमने पेपर को खोल दिया। जब पेपर को खोल दिया तो फिर पेपर हमारा दिखेगा कैसे, तो आपने कहा बहुत आसान है। जब हम इस पेपर को खोलेंगे, जिस प्रकार से हमने बंद किया है और लास्ट टाइम पे जैसे जिस तरफ से बंद हुआ है लास्ट टाइम पे वहीं से खुलेगा। जैसे लास्ट टाइम पे यहाँ पे बंद हुआ है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। सबसे पहले ये खुलेगा और जब ये खुलेगा तो हमने कहा ये जो फिगर है, ये फिगर मिरर इमेज की तरह खुलेगा। और मिरर इमेज होता क्या है कि जो बाएं साइड ये है वही दाएं साइड जाके इस तरीके से कुछ ऐसे बनेगा। बन गया, बनने के बाद फिर ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा पूरा का पूरा। और दिखने के बाद फिर जब पूरा का पूरा पेज हम जब खोलेंगे तो ये वाला जो फिगर है, नीचे जो फिगर हमको दिख रहा है, ये फिगर दाएं साइड जाके और चिपक जाएगा। और हमने कहा कि ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। और हमने कहा जब इस तरीके से पूरा बनकर तैयार होगा तो हमने कहा कौन से ऑप्शन में ये पूरा मैच कर रहा है। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए इस तरीके का दिख रहा है और एक तरीके का सी दिख रहा है। देखिए बी वाला क्यों नहीं होगा, बी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर किसी प्रकार का फिगर नहीं बनने वाला है। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी फिगर ऊपर दे दिया है। अब समझने वाली बात है कि सी क्यों नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि दाएं साइड में कोई फिगर इन्होंने नहीं दी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी फिगर बनेगा और ऊपर भी फिगर बनेगा जो कि दाएं साइड में है। समझ में आ गई होगा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन तीन शब्दों को उनके गुणधर्म के आधार पर चयन करते हैं कि आखिर इन गुणधर्मों के आधार पर कौन सा विनारेख हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं कपड़े, टी शर्ट, पतलून। तो आप यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि टी शर्ट जो होता है वो चाहे कैसा भी टी शर्ट हो, लेकिन वो बना होगा कपड़े का। यानी सभी टी शर्ट क्या होते हैं, पतलून होते हैं। सभी टी शर्ट कपड़े होते हैं। और जो पतलून होता है वह भी चाहे किसी चीज का बना होगा, लेकिन पतलून हमेशा किसका होगा, कपड़े का होगा। तो आपने कहा टी शर्ट और पतलून दोनों के दोनों कपड़े के अंदर आ जाएंगे। हमने कहा ये इस वाले में हो जाएगा कपड़ा, ये पूरा का पूरा कपड़ा हो गया। इस कपड़े के अंतर्गत एक हो गया टी शर्ट और एक हो गया पतलून। क्योंकि पतलून और टी शर्ट एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कुछ टी शर्ट पतलून होती है या फिर टी शर्ट में पतलून होता है या पतलून में टी शर्ट होता है। इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने कहा टी शर्ट, सभी टी शर्ट कपड़े होते हैं और सभी पतलून भी क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। तो आपने कहा फिगर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विनारेख नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक आकृति दी हुई है, आकृति के 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं फिगर में, चौथा पार्ट यहां से गायब है। चौथा पार्ट को पूरा करना है तो ध्यान समझिएगा ऑप्शन में करते कैसे हैं। ऑप्शन बहुत जल्दी से छांटना है हमको। तो हमने कहा एक बात बताइए, तीनों तरफ से कितनी लाइनें घेरी गई है, आपने कहा 3 लाइनें, तीनों तरफ से 3 लाइनें। जब 3 लाइनें ऐसे ऐसे हैं तो हमने कहा इधर से भी ऐसे ऐसे 3 लाइनें होंगी। और ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 2 लाइन है, पहले तुरंत कर दीजिए इसको, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर। आपने कहा 3 लाइनें हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 लाइनों के बाद देखिए यहाँ पर एक जो है कि कर्व रेखा खींची गई है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। हमने कहा 3 लाइनें भी खींची गई है, यहाँ पे कर्व रेखा भी खींची गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद
आगे जाके एक कट का निशान देखें, हर फिगर पे, हर पार्ट में कट का निशान बना हुआ है, कट का निशान यहाँ भी बना हुआ है। तो हमने कहा बिल्कुल पूरी तरीके से मैच कर रहा है। और क्योंकि जो फेस हमको जो है कि पश्चिम उत्तर की तरफ फेस करना चाहिए, पश्चिम उत्तर की तरफ फेस भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी के गलत होने का कारण क्या है कि इन्होंने फेस कर लिया दक्षिण पश्चिम की तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, चौथा अलग है। अब 3 किस प्रकार से समान है, ध्यान समझिएगा। विषम का जब भी सवाल देता है तो ज्यादातर छात्रों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि किसी प्रॉपर्टी, उसका गुणधर्म उनको जबकि विषमता का शब्द वो होता है, विषमता का प्रश्न वो होता है कि 3 किसी विशेष गुणधर्म के पालन करना चाहिए और एक जो है वो गुणधर्म से अलग हो, उसको हम आंसर करते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिएगा ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ध्यान से, तो 125 जो है वो 5 का क्यूब है, नीचे 729 जो है वो 9 का क्यूब है, 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, जबकि 75 जो है 75 किसी का क्यूब नहीं है। तो आपने ध्यान से देखा 125 या ये किसी का क्यूब है, 729 भी किसी का क्यूब है और 1331 भी किसी का क्यूब है, लेकिन 75 किसी का क्यूब नहीं है। इसलिए चारों ऑप्शन में से सबसे भिन्न ऑप्शन कौन हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और आपने कहा 75 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में गणितीय चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि वहां स्टार लगाया गया है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं कि इन स्टार्स के जगह पर कौन से ऑप्शंस रखे जाएं ताकि हमारा सवाल हल हो जाए। तो हमें हर ऑप्शन के लिए अलग अलग चिन्हों को रखने के बाद पता चल पाएगा कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं पहले बराबर लगाया, यानी 54 बराबर 6, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा हुआ उन्होंने, गुणा, फिर 5 और प्लस 14। आपने कहा 6 5 30 और 30 14 44 होता है, 54 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। बी में कह रहे हैं पहले प्लस फिर भाग लगाया हुआ है इन्होंने, तो आपने कहा 54 है प्लस 6 भाग 5 बराबर 14। आपने कहा 6 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए देखते इसको गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं 54 माइनस 6 बराबर 5 गुणे 14। तो आपने कहा 54 में से 6 गया 48 और 14 5 70, ये भी आपस में बराबर नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं 54 भागे 6 प्लस दिए हैं 5 और बराबर दिए हैं 14। आपने कहा 6 9 14, इसका आंसर आएगा 9 और 9 5 क्या होता है 14। आपने कहा दोनों समीकरण एक दूसरे के संबंधित है और इनको हल करने पे 14 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शंस के जितने भी चिन्ह होते हैं वो प्रश्न में रख देने पर वो हल हो जाते हैं, तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से संबंधित शब्द युगल का पहचान करें। संबंधित शब्द युगल का तात्पर्य होता है, ऐसे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि इस प्रथम इन्होंने एक शब्द अनुपात, दूसरा शब्द, फिर इसके बाद तीसरा चौथा खाली छोड़ देते हैं। तो आपको यह देखना होता है कि पहले शब्द से दूसरे शब्द का संबंध किस प्रकार का है। दूसरा शब्द है काबुल, दिया हो, देश की राजधानी जो दिया होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहे हैं, नेपाल मोनाको। आपने कहा ना, ये बात गलत होगी, नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, मोनाको नहीं होती है। नेपाल काठमांडू, और आपने कहा इसका करेंसी क्या होता है, रुपया। नेपाल काठमांडू रुपया। अगला भी है पाकिस्तान इस्लाम नगर। आपने कहा बिल्कुल गलत बात है, इस्लाम नगर नहीं बल्कि इस्लामाबाद होता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं चीन बीजिंग। आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन की राजधानी होती है बीजिंग, करेंसी होती है युआन। चीन बीजिंग युआन, या फिर रेन मिन बिंग कहते हैं इसको, रेन मिन बिंग इसकी करेंसी है। तो आपने कहा जिस प्रकार से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उसी प्रकार से चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ईरान डबलिन दिया है, बिल्कुल गलत बात है, ईरान की राजधानी होती है तेहरान।
ईरान की राजधानी क्या होती है? तेहरान होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। श्रृंखला को क्या करता है? पूरा करता है। 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, बिल्कुल सिंपल है। 2 का अंतर जाते जा रहा है। 9 2 11, 11 2 13, तो हमने कहा 13/2। इस प्रश्न को बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा 13/2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में खाली स्थान की पूर्ति करें। क्या करें? खाली स्थान की पूर्ति करें। तो हमने कहा पहला है 21, दूसरा है 43, तीसरा 85, चौथा 171, पांचवा है 341 और इसके बाद का क्या? आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो संबंध जिस प्रकार से आगे बढ़े होंगे उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि 21 गुना क्या होता है? 42 होता है। 21 गुना 42, लेकिन प्लस 1 कर दिया। इसके बाद आगे हमने कहा 43 गुना 86, 86 में से एक माइनस इन्होंने किया है। 85 गुना 170 और फिर प्लस 1 कर दिया। फिर 171 गुना 342 हो जाएगा, माइनस 1 कर दिया। इसका मतलब आगे हम दूना और प्लस 1 करेंगे, तो दूना प्लस 1 हम करेंगे तो 343 का दूना हो जाएगा 682 और 682 और प्लस 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्या? 682। ऐसे प्रश्नों में ध्यान से देखना होता है कि जो सीरीज हमारी चली हुई होती है वो सीरीज किस नियम का पालन कर रही है, उसी नियम का पालन आपको अगले सीरीज में करना होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं, यदि नमन को 12 321 के रूप में लिखते हैं, विनेश को 6 7 1 4 8 9 के रूप में लिखते हैं, तो निमेश को क्या लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्न को बोलते हैं नकल वाला। नमन में देखिएगा NA अटैच्ड है। निमेश में देखिएगा N जो है, N का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निमेश में N का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। I का हो जाएगा कितना? I का हो जाएगा यहां से विनेश में देखेंगे I का हो जाएगा 7, I का हो जाएगा 7। M का हमने कहा नमन में से M को पकड़ लेंगे, तीसरे स्थान पर है तो आपने कहा इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 173 आप देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपने कहा पहले नहीं मिल रहा, पहला गलत, दूसरे में नहीं मिल रहा, दूसरा गलत, तीसरे में मिल रहा है 173489 और 173486। तो हमने कहा कि पूरा हमको हल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में मिल रहा है हमको। फिर ई को देखेंगे, ई हमारा कहाँ है? दूसरे में है, शुरुआत से चौथे मतलब 4 नंबर। इसके बाद एस को देखेंगे, एस एच, तो आपने कहा 8 9, तो आपने कहा 173489। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमने कहा कि जिस प्रकार से ऊपर की कोडिंग की गई है उसी प्रकार से हमको नीचे की कोडिंग कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। 2 पंक्तियों में बैठने का मतलब हो गया एक पंक्ति में 3 व्यक्ति, दूसरे पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनके नाम है फुजी, यूकेन, यम और क्रिश, चार्ली, मैक। फुजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हुए। ध्यान से देखिएगा बैठाना कैसे। जब 6 लोग बैठे हैं और 2 लाइनों बैठे हैं तो ऐसे बैठाना है। ध्यान से देखिएगा। हमने कहा ये बैठे हैं 1 2 3 और फिर नीचे कितने बैठे हैं? 1 2 3। ये सभी के सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा फुजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं। तो हमने कहा मान लेते हैं फुजी यहां बैठा है और मैक यहां बैठा है, तिरछे विपरीत बैठ गया। इसके बाद यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। तो मैंने कहा यूकेन हो सकता है यहां बैठ सकता है या तो फिर हो सकता है यहां बैठा हो। अभी हम देख लेते हैं। यूकेन मान लिया मैंने, यहां बैठा दिया इक्वल। इसके बाद कह रहे हैं फुजी के तुरंत दाएं है। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फुजी के तुरंत दाएं है। इसका मतलब हो गया कि फुजी यहाँ पे है, तुरंत दाएं मैंने यूकेन को बैठा दिया। एकदम सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं क्रिश मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर। क्रिश मैक के दूसरे बाएं है। क्या कह रहे हैं? क्रिश मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो मैक यहाँ बैठा हुआ है और क्रिश कहाँ बैठा है? दूसरे बाएं। हमने कहा क्रिश यहाँ बैठ गए। इसके बाद जबकि यम और कृष समान पंक्ति में नहीं है, यम और कृष, इसका मतलब हो गया यम जब इसमें कृष्ण हो गया तो यम इसमें नहीं होगा। इसका मतलब यम का स्थान कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो एक व्यक्ति में बचता है चार्ली। तो आपने कहा चार्ली को हमने यहाँ बैठा दिया। इसके बाद प्रश्न इन्होंने पूछ लिया यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है। तो आपने कहा यम यहाँ पे बैठे हैं और यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है?
यम के तिरछी विपरीत कोण है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। इसका मतलब हो गया कि GPLS से जिस प्रकार क्रियान्वित होकर 54 आया है उसी प्रकार WGSK से क्या आएगा। आपने कहा GPLS से दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने 54 ला दिया। हम एक बार प्रयास करते हैं कि सभी नंबर को जोड़ने का। मैंने कहा G का कितना होता है 7, P का कितना होता है 16, L का होता है 12 और S का होता है 19। इन सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। 19 12 31, 31 होगा 47, 47 7 54। इसका मतलब होगा मिशन सक्सेसफुल। आपने कहा कि GPLS के सभी शब्दों के नंबरिंग को जोड़ने पर 54 आता है। तो हमने कहा WGS को भी जोड़ लेते हैं। तो हमने कहा W का कितना होता है 23, G का कितना होता है 7, S का होता है 19 और K का होता है 11। जोड़ेंगे 23 30, 30 19 49 और 49 11 कितना 60। हमने कहा 49 11 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। महीना संबंधे वर्ष। आपने कहा महीना संबंधे वर्ष का तात्पर्य हो गया पहले महीना छोटी इकाई है वर्ष से, तो छोटी इकाई संबंधित बड़ी इकाई। तो हम ऑप्शन में भी वही देखेंगे कि छोटी इकाई बड़ी इकाई दोनों में इकाइयों की बात की गई है। समय और दूरी समान इकाई नहीं है। समय और दूरी समान इकाई नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। लीटर और प्रवाही आपने कहा बिल्कुल गलत है। इसके बाद मिनट घंटा बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों समान इकाइयां हैं लेकिन छोटी बड़ी, मानक वही है छोटी बड़ी है। तो आपने कहा मिनट संबंधी घंटा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात करें। 1000 संबंधे 121, 1000 संबंधे क्या हो गया 121। हमने कहा कि अब 1000 से 121 किस तरीके से संबंधित है इस बात को समझना जरूरी है। हमने कहा 1000 किसी का क्यूब बनता है, 10 का क्यूब बनता है, 10 का क्यूब बनता है 1000। 10 के अभी संख्या कौन सी है 11, 11 का वर्ग बना के 121 बना दिया। ठीक इसी प्रकार से जो मैच करेगा हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। 7 का अगला संख्या क्या होता है, अगली संख्या क्या होती है 8, 8 से 64 होना चाहिए लेकिन इन्होंने 81 कह दिया। तो हमने कहा बिल्कुल गलत बात है। 64 4 का क्यूब होता है तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है, 3 के बाद अगली संख्या 4 आती है, 4 का स्क्वायर 16। तो आपने कहा 64 दे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता हो। आपने कहा कि FKP उसके आगे कह रहे हैं GMQHOR। आपने कहा F के बाद ये G का सम्मिश्रण कैसे किया इन्होंने। आपने कहा F का होता है 6, G का होता है 7, इसके बाद H का होता है 8। तो जैसे अगला क्या होगा 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा I। और हमने कहा I पहले वाले ऑप्शन में नहीं है और दूसरे वाले ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे करके चलो अगले चलते हैं। कह रहे हैं कि का मतलब 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 का मतलब क्यूब। आपने कहा अगला आएगा क्यूब। हमने कहा ऑप्शन नंबर डी में ही केवल क्यूब है, सी में है नहीं, सी भी कर जाएगा। आप देख रहे हैं बिना पूरा प्रश्न हल किए ऑप्शन से हमने डिक्लेयर कर लिया हम लोगों ने कि भाई ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी तरह से 3 समान है जबकि एक अलग है। उस असमान शब्द का चयन करना है। शब्द है असभ्यता, लूट, सेंध, चोरी। मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया है कि जब असमान शब्द का चयन करने की बात करें तो आपने कहा 3 किसी गुणधर्म से समान होने चाहिए, वो एक अलग होना चाहिए। तो आपने कहा लूट, चोरी और सेंध ये तीनों लगभग गुणधर्म समान है और सभ्यता जो होता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो लूट, चोरी और सेंध समान हो जाएंगे और असभ्यता क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो असभ्यता हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से सिनोनिम का आ गया।
कथन एवं निष्कर्ष आ गया। ध्यान से देखिएगा, कुछ महिलाएं कमजोर हैं, तो आपने कहा ये महिलाएं होंगी, ये कमजोर होंगे, तो आपने कहा कुछ महिलाएं क्या होंगी, कमजोर होंगी। कुछ कमजोर स्त्री हैं, तो हमने कहा कि कमजोर में से कुछ को ले लिया, ये हमारी स्त्री होंगे, कुछ कमजोर स्त्री होंगी। सभी स्त्रियां लव है, तो हमने कहा इसका मतलब सभी के सभी स्त्रियों को लेना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हम कहेंगे सभी स्त्रियां क्या हो जाएंगी, लव हो जाएंगी। और सभी लव क्या है, सोना है, तो आपने कहा यहाँ से हमने सभी को ले लिया, तो ये क्या हो गया, सोना। क्या हो गया, सोना हो गया। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष कह रहे हैं कुछ कमजोर लोहे हैं, तो मैंने कहा कमजोर यहाँ पे है और लोहा यहाँ पे है। तो जब कुछ सोना, सॉरी, कुछ स्त्रियां जब कमजोर हैं, तो चूंकि सभी स्त्रियां लोहा हैं, तो इसलिए कुछ लोहे भी क्या हो जाएंगे, कमजोर, और कुछ कमजोर भी क्या हो जाएंगे, लोहे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कुछ सोना कमजोर है, आपने कहा ऐसा है कि जब सभी सोना, जब ये सभी स्त्रियां कमजोर हैं, और इसके बाद सभी लोहे भी